हेलो फ्रेंड्स, अशोक आइस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पीवाईक्यू की नज़र सीरीज़ में हम इकोनॉमी का पेपर देखने जा रहे हैं और पहले भी हम लोग वीडियोस लेकर के आए हैं। इसकी एक पूरी सीरीज़ पड़ी हुई है 2013 से लेकर के 2022 तक की। अगर आपने इससे पहले की सीरीज़ नहीं देखी है या पहले की वीडियोज़ वगैरह नहीं देखे हैं तो आप पहले उन वीडियोज़ को एक बार जरूर देखिए, क्योंकि एक सीक्वेंस में कोई चीज़ आपको पता होती चली जाएगी कि यूपीएससी कैसे कैसे अपने ट्रेंड में परिवर्तन करता जा रहा है, अपने पैटर्न में परिवर्तन करता जा रहा है और अपने प्रगति में परिवर्तन करता जा रहा है। तो हमको ये उसकी यूपीएससी की प्रगति का अंदाज़ा लग जाएगा, पैटर्न का अंदाज़ा लग जाएगा, जिससे क्या होगा कि हमारे आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें हमें बहुत ज़्यादा इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि ये सीरीज़ बहुत सोच समझ करके स्टार्ट की गई है, ऐसा आपको कहीं वीडियोज़ में नहीं मिलेगा। आप देख लीजिएगा इसको, क्योंकि हम कई कोचिंग या कई यूट्यूब को खंगालते हैं, देखते हैं। तो मैं पिछले 10 साल से ये देखता हुआ आ रहा हूँ कि लोग पढ़ा तो रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ हमें ज़्यादा ध्यान देना है, जहाँ पर हमको ज़्यादा ध्यान दे करके पढ़ना है, उन चीज़ों को कोई नहीं बताता है। वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं। अगर आपने इनको देखा, समझा और फॉलो किया तो आपका ज़रूर इसका रिजल्ट सकारात्मक दिखाई देगा आने वाले कुछ सालों में। क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट किया है पिछले 2-3 महीने से पढ़ाना। इससे पहले तो मैं मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ा हुआ था, बाकी खुद की तैयारी करता था। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिलती रहीं और मैं वही सब चीज़ों को देखता रहा कि कहाँ पर मुझे असफलता मिली, कहाँ पर मुझे अच्छा दिखा कि ये चीज़ों से सफलता मिल सकती है। तो वही चीज़ें जो मुझे मेरे अनुभव से, पिछले 10 सालों के अनुभव से, 12 साल के अनुभव से मुझे जो मिली, वही मैं आपको आपके समझ साझा कर रहा हूँ। तो अगर आपने इन वीडियोज़ को देख लिया तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि आप खुद देख रहे होगे कि बहुत सारे कोचिंग संस्थान, बहुत सारे यूट्यूबर्स पड़े हुए हैं जो आपको सही दिशा दे रहे हैं, लेकिन वो उस दिशा से क्वेश्चन तो नहीं फंस रहे हैं ना। हमें पता तो नहीं चल रहा है ना, हमें मेहनत कितनी करनी है, किन सब्जेक्ट में, किन टॉपिक्स में हमें ज़्यादा मेहनत करनी है, वो कोई नहीं बता रहा है। तो ये सीरीज इसीलिए लाई गई है कि आपको, क्योंकि अंततः तो मेहनत आपको ही करनी है। आपको पता है कि अंततः हमें खुद मेहनत करनी है। हम किसी कोचिंग के नोट से, किसी सिलेबस से, किसी के मैटर से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, किसी के मटेरियल से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये तो आपको अच्छे से पता होगा, जब तक आप अपने लेवल को यूपीएससी के अकॉर्डिंग तय नहीं कर लेते। क्योंकि आपका लेवल जहाँ पर है, मान लो ये नीचे आपका ये लेवल है, आप यूपीएससी की डिमांड यहाँ है, तो जब तक आप यहाँ नहीं पहुँचोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। और ये कैसे पता चलेगा, मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो आपको बार बार पीवाईक्यू देखना पड़ेगा, सिलेबस देखना पड़ेगा। तो आप हमारी पढ़ाने की जो रणनीति है उसमें आप हमेशा हम ये चीज़ आपको बताते हैं कि देखिए, हम सिलेबस देखते हैं, प्री के सिलेबस के साथ साथ मेंस के सिलेबस को भी देखते हैं कि मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग तो नहीं सवाल आ रहे हैं। फिर मैंने इन सिलेबस को भी डिकोड किया, एक एक शब्द को डिकोड किया, उसको मैंने 2011 के डिटेल एनालिसिस पेपर में अच्छे से बताया हुआ है। क्योंकि वीडियोस सिलेबस को पढ़ाना, बताना, समझाना भी काफ़ी समय ले लेता है, तो हमने उसको केवल 2011 के पेपर में रखा है। 12 से हम इसको नहीं रखेंगे, क्योंकि हर बार सिलेबस बताना तो फिर क्वेश्चन का डिस्कशन के लिए भी समय लग जाता है। बाकी हमारी ये पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, आप इसको निरंतर फॉलो करोगे तो आपको इसका लाभ दिखाई देगा। ठीक है, तो हम चलते हैं प्रश्नों पर, क्योंकि सिलेबस की डिस्कशन मैं हर वीडियोस में करता हूँ। आपको पता होगा कि हम बार बार वही चीज़ें आपको बताएंगे। जो बच्चे निरंतर देख रहे हैं तो उनको नई चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक, तो हम चलते हैं सीधे प्रश्नों पर। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हम प्रश्नों का उत्तर नहीं बताते हैं। पहली बात तो आप ये याद रखिएगा कि हम प्रश्नों का उत्तर नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि उत्तर से जो है आपको उत्तर मिल जाएगा तो आपका दिमाग नहीं खुलेगा। और जैसे ही उत्तर आपने देखा तो आपका दिमाग, क्योंकि शुरू में पहले वीडियोज़ में मैं उत्तर भी मतलब इसका आंसर भी बता रहा था, जो भी प्रश्न बता रहा था तो उसके आंसर भी बताता जा रहा था। लेकिन मुझे दूसरे दिन ये एनालाइज हुआ, मतलब मुझे ये एहसास हो गया दूसरे दिन कि अगर उत्तर बता दूंगा तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। मतलब फिर तो आप सीधे उत्तर में दिमाग लगा रहेगा कि सर जितनी जल्दी आप उत्तर बता दें, उत्तर जान जाए बस। उत्तर जानने से आपकी परीक्षा नहीं निकलेगी। इसलिए आपको बार बार आप इसी सीरीज से आप इसका लाभ भी उठाइए। कैसे उठाइए कि मतलब यहाँ पर प्रैक्टिस भी कर लीजिए कि जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ तो आप तुरंत इसको पॉज करिए और इसको जो है आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक, और एक चीज़ आपको और सूचना दे दूँ, ये सूचना क्या है आपको पता भी होगी कि यूपीएससी का पेपर 24 मई को है। आपको अच्छे से पता ही होगा ये डेट, 24 मई 2026 चल ही रहा है जनवरी। तो अब लगभग हमारे पास 4.5 महीने का समय है। अब हमें पीटी की तरफ बिल्कुल मूव होकर के अच्छे से पढ़ाई करनी है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको घबराना नहीं है। ये परीक्षा घबराने की नहीं है, ये परीक्षा है उस परीक्षा को कैसे क्वालिफाई करें। समझ रहे हो आप? ये परीक्षा घबराने की नहीं है कि आप घबरा गए तो डर जाओगे। डरने की परीक्षा नहीं है, घबराने और डरने की परीक्षा नहीं है। ये परीक्षा है आपके धैर्य की। आप कितना धैर्य, पेशेंस रख के कैसे आप परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेते हो। आप देखते नहीं हो, आप इतिहास पढ़ते हो तो आप देखते हो बड़े बड़े युद्ध हुए तो उसमें राजाओं ने क्या किया, राजाओं ने अपने आप को मजबूत किया। वैसे ही आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मजबूत रहना है। जब आप मजबूत रहोगे तो परीक्षा को आसानी से क्लियर कर ले जाओ। तो पहली बात तो डरना नहीं है।
दूसरी बात, आपको निगेटिव नहीं सोचना है, कुछ भी निगेटिव नहीं सोचना है कि क्या होगा अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा। ये मैं आज की वीडियो में ही बता रहा हूँ, थोड़ी बातें लंबी हो जाएंगी, लेकिन ये रणनीति का आपके हिस्सा होना चाहिए। हर बार मैं वीडियो में कुछ नई चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसे ही जो है निगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव क्या सोचना है कि मैं प्रयास कर रहा हूँ, मुझे सफलता जरूर मिलेगी, ठीक। और नहीं मिलती है तो कुछ जो कमियां रही हैं उसको नेक्स्ट ईयर उस कमियों को देख करके फिर से मुझे एग्जाम देना है। तो पहली बात तो कोशिश करनी है कि हम पहली ही एग्जाम में क्लियर कर जाएं। फिर भी अगर रह जाता है कुछ तो अगली बार उस कमियों को दूर करके फिर हम अंततः सिलेक्ट हो जाते हैं, सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक। तो फिर हम सीधे चलते हैं प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न आप देखिए, पॉज करिए, इसको रोकिए और अपने मन से इसके करने के बाद इसका आंसर दीजिए, ठीक है। बाकी यहाँ मैं आंसर इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको ये बताऊं कि यूपीएससी प्रश्नों को कैसे कैसे पूछता है, ठीक। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति आपको पता है इन्फ्लेशन। तो यहीं पर जैसे आपने ये शब्द देखा तो तुरंत वहीं रोक करके रिकॉल करिए कि मैंने मुद्रास्फीति पहले जब पढ़ी है, 2011 का डिटेल एनालिसिस हमने देखा है सर का पढ़ाया हुआ, तो उस प्रश्नों के सर ने मुद्रास्फीति अच्छे से बताई थी, ठीक। तो उस मुद्रास्फीति को यहाँ अप्लाई करिए, ठीक। अब जब आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपका रिवीजन हो गया, फिर इसके बाद इसको पढ़िए। अच्छा, एक चीज़ आपको यहीं पर मैं और बता दूं कि जो हमारे डिटेल एनालिसिस है वहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन जो है लगभग किसी किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे इकोनॉमी के 25 क्वेश्चन पूछे गए, तब 25 क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करना प्लस उसके मटेरियल को समझाना थोड़ा सा क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। अगर उस एक एक टॉपिक को मैं एक एक क्वेश्चन की, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से रहता है, ठीक, लगभग में मतलब एक क्वेश्चन किसी एक टॉपिक से होगा, दूसरा क्वेश्चन भी दूसरे टॉपिक से होगा, कभी कभी हो जाते हैं 2 क्वेश्चन एक टॉपिक से हो गए, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो जैसे उस टॉपिक को मैं अगर समझाने लगूंगा तो मेरा जो है टाइम बहुत ज़्यादा उसमें चला जाएगा। तो इसलिए हम वहाँ पर डिटेल एनालिसिस में क्या करते हैं कि उतना ही बताते हैं जिससे आपको क्वेश्चन पता चल जाए। बाकी आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, ये परीक्षा खुद से मेहनत करने की है, कोई आपको मलाई चम्मच से खिला करके नहीं सिलेक्ट करा देगा, ठीक। तो चलते हैं हम सीधे प्रश्नों पर, क्योंकि ये बातें बीच बीच में मुझे याद आ जाती है, इसलिए मैं यहाँ पर चर्चा कर देता हूँ, क्योंकि इससे क्या होगी आपको चीज़ें पता चलती रहे कि हम आपके साथ अन्याय तो नहीं कर रहे हैं। बाकी आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो बहुत जल्दी हम नया कोर्स एक तरीके से लॉन्च कर देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए, कि आप बताओगे जैसे पॉलिटी पढ़ानी है तो पॉलिटी पूरी आपको पढ़ा दी जाएगी अच्छे से। अगर बहुत ज़्यादा होगा तो हम आपसे थोड़ा भी बहुत ही पैसा लेंगे, लेकिन हम पहली बात तो हम पैसे लेने की अभी बात ही नहीं कर रहे हैं आपसे। फिर कोशिश करेंगे कि आपको जो है फ्री हर चीज़ दें, जिससे आप गांव में रह करके कहीं ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हों तो आपको इसका फ़ायदा मिले, क्योंकि ये चैनल ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए ही कायदे से बनाया गया है, जो गांव से बिलोंग करते हैं, शहर नहीं आ सकते पढ़ने के लिए, और ऑनलाइन चीज़ें उनको भ्रमित करके व्यापार लोग बिजनेस कर रहे हैं, एजुकेशन को बिजनेस हब बना करके आपसे पैसा लूट रहे हैं। इन चीज़ों के लिए ये सीरीज स्टार्ट करी गई है। बाकी हम भी आपसे पैसा लेंगे, ऐसा नहीं है कि आपसे, मान लो 10 रुपये की चीज़ अगर हम उस पर लगा के, मान लो ये कोर्स 10 रुपये का या 100 रुपये का बन सकता है, तो हम आपसे 100 रुपये से ज़्यादा थोड़ी ले लेंगे। मान लो कि उस कोर्स की लागत 100 रुपये है, 10-20 रुपये और बढ़ा लो 120 रुपये, तो मैं इससे ज़्यादा आपका पैसा नहीं लेंगे कि आपसे इतना पैसा ले लें कि उस कोर्स में आपको लगे कि मैं मतलब आपको फील होने लगे कि मैं ठगा ठगा से महसूस कर रहा हूँ, ठीक। तो खैर वो हम कभी स्टार्ट करेंगे तो सोचेंगे, क्योंकि हमको टीम भी रखनी होगी, और टीम रखेंगे तो कोई फ्री में तो पढ़ाने आएगा नहीं। तो वो हम बाद की बातें अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम अभी उसके बारे में सोचे ही नहीं। ज़्यादातर कोशिश करनी है कि आपको फ्री चीज़ें उपलब्ध कराई जाए और आप हिंदी माध्यम के रिजल्ट को आगे लेकर जाएँ, ठीक। तो हम चलते हैं आगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रास्फीति संलग्न बॉन्ड, इन्फ्लेशन इंडेक्सेड बॉन्ड के क्या लाभ है। अब जैसे ये चलता रहता क्या है, जैसे करंट में, क्योंकि इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पर, और ज्योग्राफी, मतलब लगभग कुल मिला के पूरे सब्जेक्ट ही यूपीएससी के करंट बेस्ड ही होते हैं। और होता क्या, यूपीएससी क्या करता है कि करंट में कोई चीज़ चल रही है तो उसका बेसिक पूछ लेता है। शुरू में बेसिक पूछा, मतलब बीच में 2013-14 तक, फिर इसका धीरे धीरे क्या किया यूपीएससी ने, मिक्स करना स्टार्ट कर दिया। कैसे कि एक कथन, जैसे मान लो पहला कथन है तो इसको करंट अफेयर से रखा, दूसरा बेसिक से रखा, और तीसरा जो है इन दोनों से मिले जुले कुछ ऐसे अर्थ, कुछ ऐसे कथन को रखा जिससे आप भ्रमित हो जाएं। तो इसलिए आपको करंट अफेयर अच्छे से पढ़नी है, ठीक। अब हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हो, सरकार IIBS का मतलब इन्फ्लेशन इंडेक्सेस बॉन्ड। तो सरकार जैसे मान लो बॉन्ड जारी करती है अर्थव्यवस्था में, तो जब बॉन्ड जारी करती है तो बॉन्ड किसी व्यक्ति ने खरीदा, मैं इसको समझा देता हूँ थोड़ा सा क्योंकि कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा। मान लो ये 100 रुपये का बॉन्ड है, ठीक। आपने इसको खरीद लिया। जब आपने खरीदा तो उस समय इस 100 रुपये में आप 1 किलो सेब खरीद सकते थे, ठीक, 1 kg सेब खरीद सकते थे। अब क्या हुआ कि जब ये आपने ये 100 रुपये के बॉन्ड को सेल किया तो उस 100 रुपये के बॉन्ड में मान लो 120 रुपये का सेल हुआ, ठीक, 120 रुपये। अब 120 रुपये में क्या हो गया कि इस सेब की कीमत 1 किलो 100 रुपये की पहले थी, अब 1 किलो की कीमत 130 रुपये हो गई, ठीक, 130 रुपये हो गई 1 किलो सेब की कीमत। तो अब आपको मिल कितने रहे हैं, 120 रुपये। तो 120 में आपने सोचा कि जब मैं 100 रुपये का 1 किलो सेब खरीद सकता था तो 120 में तो मैं अब फिर खरीदने जाऊँगा तो 120 में नहीं मिलेगा। तो सरकार ने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम इसमें इन्फ्लेशन को भी जोड़ देते हैं, कि जैसे 120 रुपये का हम आपको दे रहे हैं तो इसमें महंगाई 100 रुपये में जो महंगाई दर बढ़ गई है, इसी में जो महंगाई दर बढ़ गई है
महंगाई बढ़ गई है उस महंगाई को भी इसमें ऐड करें, तभी तो इन्फ्लेशन यहाँ पर लिखा हुआ है मुद्रास्फीति से जुड़ा हुआ, सहलग्न का मतलब जुड़ा हुआ बॉन्ड, ठीक। कुल मिला के इन्फ्लेशन इंडेक्सेस बॉन्ड, ठीक। सहलग्न से हम सोच रहे थे, बाकी इंग्लिश को देखा करो आप, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। मैं तो ऐसे लगा लेता हूँ कि ऐसे कॉमन सेंस लगाया, फिर इसको भी देख लेता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ इंडेक्सेस बॉन्ड, ठीक। तो मैं समझ जाता हूँ इन्फ्लेशन इंडेक्सेस बॉन्ड का मतलब ऐसा बॉन्ड जो इन्फ्लेशन भी उसमें जुड़ा हुआ हो। तो ये कॉमन सेंस है। ये कब अप्लाई किया जाता है, जैसे आपको कुछ नहीं पता और परीक्षा आप देने जा रहे हो, आपने प्रश्न को देखा, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस प्रश्न को कैसे हल करें, मुझे पता ही नहीं है, तो यहाँ पर कॉमन सेंस लगाया जाता है। तो जैसे आपने इन्फ्लेशन पढ़ा लेकिन इंडेक्स बॉन्ड पढ़ा है लेकिन इंडेक्स नहीं लगा पा रहे हो, तो आपने तुरंत सोचा कि ऐसा कुछ हो सकता है कि हिंदी में पढ़ा, इंग्लिश में पढ़ा, सब एक दूसरे से लिंक करके फिर अंततः प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। तो यहाँ आप समझ गए ना कि आप 1 किलो का सेब 100 रुपये में खरीदते थे, ठीक है। अब महंगाई, अब उसको बॉन्ड की कीमत 120 रुपये आपको लौटाई जाती कि मतलब 20 रुपये ही लाभ मिला, तो लाभ तो मिला लेकिन इसमें महंगाई नहीं जुड़ी हुई है। तो सरकार ने कहा कि अब महंगाई, उस समय वो 1 किलो सेब 100 रुपये खरीद सकता था लेकिन महंगाई बढ़ गई, अब 130 रुपये किलो सेब हो गया। अब 130 रुपये उसको मिल रहा है 120 ही रुपये, तो 10 रुपये का तो उसका नुकसान ही हो रहा है ना। तो उसने कहा भैया हमको क्या करो कि भैया 10 रुपये और दो। तो सरकार ने कहा कि अब हम क्या करेंगे, जितनी महंगाई बढ़ेगी उस महंगाई को भी इसमें जोड़ लेंगे। अब इस प्रश्न को, अब इतना मैंने समझा दिया, अब इस प्रश्न को आप अपने मन से टैकल करो और कॉमन सेंस लगाना मत भूला करो। कॉमन सेंस जैसे मैंने बताया ना कि तुरंत वहां पर दिमाग, जैसे मान लो कि नया शब्दावली आ गई पहली बार, अब आपने पीवाईक्यू तो बहुत अच्छे से लगाया, अब पीवाईक्यू लगाने के बाद आप प्रश्न जब कर रहे हो तो आपको पीवाईक्यू से, तो पीवाईक्यू के सारे प्रश्न तो हो रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में जब प्रश्न बनेगा तो आप सोच रहे हो कि वो प्रश्न हमसे नहीं होंगे, तो कॉमन सेंस लगाया जाता है कि हमें हर बार नई चीज़ मिलेगी लेकिन हम बेसिक चीज़ें जो पढ़े हुए हैं, इन्फ्लेशन हमने पढ़ रखा है, बॉन्ड हमने पढ़ रखा है, तो तुरंत हमने महंगाई बॉन्ड को एक साथ लिंक करके सोचा और प्रश्न हो जाते हैं। तो जो टॉपर होते हैं, इंग्लिश मीडियम के टॉपर हों या हिंदी मीडियम के टॉपर्स हों, तो वो ऐसे ही कॉमन सेंस लगाकर, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट पूछोगे तो नहीं पता होगा, लेकिन वो ऐसे अंदाजा लगा करके, कॉमन सेंस लगा करके प्रश्न करते हैं, लेकिन इससे पहले वो प्रैक्टिस इतनी कर रखे होते हैं तो उनका दिमाग काम कर रहा होता है इस तरह से। तो आप पढ़ोगे सरकार आईआईबी के रूप में अपने ऋण ग्रहण पर कूपन दरों को कम कर सकती है। अब आपको ये सही लग रहा है कि कम लग रहा है, अब ये सोचो। फिर आईआईबी निवेशकों को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करती है। अब आपको हल्का सा लग रहा होगा कि ये कथन तो सही हो सकता है, लेकिन आप लोग देखना, मैं उत्तर नहीं बताऊंगा। आईआईबी पर प्राप्त ब्याज और साथ ही साथ पूंजीगत लाभ कर योग्य नहीं होते हैं। अब इस पर भी आप लोग कॉमन सेंस लगाना। अब इसका उत्तर देना, तो 2022 तक तो आपको देखो ये उत्तर आपको इस तरह से दिखाई देंगे। 2022 तक आपको ये उत्तर, मतलब इसके जो कूट हैं, कौन से कथन, इसके जो कूट हैं, ये कूट हैं ABCD, ठीक है। ये जो कूट हैं ये आपको दिखाई दे रहे होंगे कि इस तरह से पूछा जा रहा है। 2023 में यकायक क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति भी हम प्रश्नों के माध्यम से बताते हैं, तो यहाँ पर अब क्या हो गया, ये जो कथन एक लिखा हुआ है इसको केवल ऐसे काट करके इसको काटा, लिख दिया केवल एक सही, मतलब कि ऊपर के तीनों कथनों में से केवल एक क्वेश्चन, मतलब एक कथन सही है, या तो ये सही है, या तो ये सही है, या तो ये सही है। यूपीएससी इस तरह से 2023 में परिवर्तन किया। हालांकि 2022 में उन्होंने 5-6 क्वेश्चन डाले थे और मैंने ये चीज़ अपने दोस्तों से बताई थी कि आप जो है इस तरह के प्रश्न डाले गए हैं, अब अगली बार यूपीएससी इसमें इसी तरह के प्रश्न रखेगा, और अगली बार यूपीएससी ने इसी तरह के प्रश्न रख दिए। फिर क्या करेगा, दूसरा कथन वो डालेगा, 2 कथन सही है। इसका मतलब क्या है कि ऊपर के 2 कथन या तो 1-2 सही होगा, या तो 1-3 सही होगा, या तो 2-3 सही होगा। इस तरह से मतलब ऊपर के तीनों कथन में से केवल 2 सही है, कौन से सही है ये नहीं पता। फिर तीसरे में केवल 3 सही है, लिख देगा कि ऊपर मतलब तीनों सही है, या लिख देगा कि ऊपर में से तीनों कोई नहीं सही है, मतलब कोई नहीं सही है, ठीक है। या 4 कथन दिया होगा तो कह देगा चारों कथन सही है। इस तरह से जो है ऑप्शन आए हुए थे। तो घबराना नहीं है दोस्तों, पैटर्न यूपीएससी चेंज करता रहता है, लेकिन वो इतने क्वेश्चन करने के लिए आपको दे देता है कि आप आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सको। क्योंकि देखिए 2023 में टफ आया पैटर्न, लेकिन उसकी कटाव भी तो नीचे गई। अब ये भी तो देखो, तो क्यों हो जाती है, सबके साथ हो रहा है। तो परेशान घबराने होने की जरूरत नहीं है। पेपर को बिल्कुल धैर्य होकर के पेशेंस के साथ अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको उतने क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने और पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। हमें केवल बेसिक चीज़ों को पढ़ना है और चीज़ें आराम से हो जाती हैं। बिल्कुल घबराने परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मेंस में भी यही हो जाता है, मेंस में भी घबराने की जरूरत नहीं है। मेंस में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम पहले से बेसिक चीज़ों को पढ़ रखे होते हैं, और मेंस में ज़्यादातर होता है करंट अफेयर से चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। करंट अफेयर से आप चीज़ों को पता है तो आप मटेरियल बस लिखने की कला आपके अंदर आनी चाहिए। अगर आप वो कर लेते हो तो आपका मेंस भी क्वालिफाई हो जाएगा। तो हम आपको मेंस के टाइम में खूब प्रैक्टिस कराएंगे, आप परेशान मत हो। मैंने 1040 क्वेश्चन का दृढ़ संकल्प लिया है। अब प्रीलिम्स जैसे ही हो जाएगा तो मैं 1040 प्रश्न आपको आराम से करा दूंगा, ठीक। तो आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पे, इसको पढ़ो आप। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में साख क्षमता निर्धारण एजेंसियां, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है, अब इंग्लिश में जरूर पढ़ लिया करिए। अभी तो यूपीएससी आपकी मदद करने के लिए साइड में कोष्टक में ये चीज़ें लिख देता है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि नहीं लिखता है, तो आप तुरंत इंग्लिश वर्जन देखिए। अगली बार से डिटेल एनालिसिस में तो मैंने जो है इंग्लिश कर दिया है कि इंग्लिश हिंदी दोनों है। यहाँ पर क्या है कि जिससे मैंने ये मतलब टाइप कराने के लिए बोला, उन्होंने छोटी सी गलती कर दी कि उन्होंने इंग्लिश वाले, क्योंकि उनको टाइप करना ज़्यादा पड़ जाता है, तो उन्होंने क्या कर दिया कि इसको हिंदी में ही लगा रखा है। बोला कि आपको हिंदी मीडियम में पढ़ाना है तो हिंदी रखिए, लेकिन मैं हिंदी मीडियम पढ़ाऊँ या इंग्लिश मीडियम, हालांकि हम इंग्लिश मीडियम पढ़ा भी नहीं रहे हैं
और फ्यूचर में देखेंगे। वैसे हिंदी मीडियम में ही हमारा मेन फोकस है। तो हिंदी मीडियम की जो कोचिंग हिंदी मीडियम में हम पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश मीडियम की चीज़ों को नहीं देखना है। हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को जरूर देखना है। हमें हिंदी आती है प्लस इंग्लिश भी आती है, लेकिन हम इंग्लिश की अपेक्षा हिंदी में ज़्यादा सहज है, इसलिए हिंदी माध्यम से पेपर दे रहे हैं। ये हमारी सोच होनी चाहिए। तो चलते हैं, पहला कथन पढ़ते हैं। भारत में जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित, रेगुलेटेड या रेगुलेशन उनका होता है। ऐसा क्या सही है कि गलत है, ये आप बताइए पहले से। और तुरंत यहीं पर देखो कि सेबी क्या काम करता है, सेबी कैसे रेगुलेट करता है, किन चीज़ों को रेगुलेट करता है। फिर ICRI, ठीक नाम से जो इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ICRA, इसका फुल फॉर्म आप लोग देख लेना, मैंने बोला है ऐसे। नाम से जानी जाने वाली क्षमता निर्धारण एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ठीक। और ब्रिक वर्क रेटिंग्स एक भारतीय साख क्षमता निर्धारण एजेंसी। अब देखिए, ये ऐसे नहीं पूछ लिया गया। अब क्या है कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं वो क्या करती हैं कि हमारे जो है अर्थव्यवस्था को एक रेटिंग देती है। रेटिंग से क्या होता है कि जो बाहर के निवेशक होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए ये रेटिंग देखते हैं कि भारत की रेटिंग कितनी अच्छी है, क्या 1 स्टार है या 2 स्टार है। ये तो मैं अपना बता रहा हूँ, बाकी AB+ में चलता है वो, A+B मतलब A++ इस तरह से, फिर AB++ इस तरह से चलता है। वो हम कभी बताएंगे, चर्चा करेंगे। बाकी अंदर जाने की आपको जरूरत है नहीं इस परीक्षा में कि आपको अंदर जाके एजेंसी कैसे रैंक देती है, वो सब पूछेगा ही नहीं। बस आपको रेटिंग पढ़ लेनी कि रेटिंग कौन कौन एजेंसी देती हैं और कैसे देती हैं, बस इतना आपको पढ़ना है। और हमारी अर्थव्यवस्था की क्रेडिट रेटिंग किस किस एजेंसी के माध्यम से कितनी कितनी दी गई है, ये थोड़ा सा देख लेना है, थोड़ा सा देखना है। अब आपको यहाँ पर देखिए सीखने को क्या मिला कि यूपीएससी ने क्या दिया, एक स्ट्रक्चर दिया। क्या पूछा, ब्रिक वर्क के बारे में पूछ लिया कि ब्रिक वर्क एक भारतीय साख क्षमता निर्धारण एजेंसी। इसका मतलब आपको जो भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो भारत की है, आपको उनको थोड़ा सा नजर रखना है कि कौन कौन सी एजेंसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो हमारे यहाँ रेटिंग देती है, ठीक। फिर इसके साथ साथ विश्व की भी 2-3 एजेंसियों को देख लेना है कि कौन कौन सी हैं, ठीक। और हाल फिलहाल में भारत की रैंकिंग कितनी रही है, क्या स्थिति रही है, और निवेशकों की क्या स्थिति रही है कि निवेशक किस तरह से आए, वो मेंस का थोड़ा सा हो जाएगा जब आप डिटेलिंग में जाओगे। इतना जानने की जरूरत है। अब इतने से आपका प्रश्न हो जाएगा। अब सिंपल एक ऐसा कथन इसमें से कोई मिल जाएगा जिससे क्या एलिमिनेट करके आप आंसर तक पहुंच जाओगे। लेकिन आपको अब क्या करना है कि आपके नॉलेज को बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है कि एलिमिनेशन मेथड अगर काम नहीं किया तो हम उन ऑप्शन को चूज करके लगभग लगभग आंसर तक पहुंचना है हमको। फिर हम चलते आगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंकित प्रभावी विनिमय दर। अब इंग्लिश में आपको पता चलेगा कि ये अंकित बोला है, लेकिन हम इंग्लिश को पढ़ेंगे क्योंकि इकोनॉमी में बहुत सारी शब्दावली इंग्लिश में ही पढ़ने में आनंद आता है और समझ में भी आता है। तो क्या कह रहा है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट नीर में वृद्धि रुपए की मूल वृद्धि को दर्शाता है। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ ये हो सकता है। अब नीर और ईर हम कभी समझाएंगे, लेकिन अभी हल्का समय मैं आपको बता दूं कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है और एक नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है, ठीक। तो जैसे नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है, जैसे मान लो हमारा भारत का जो रुपया है इस समय 90 रुपये है US डॉलर की अपेक्षा। मान लो 90 रुपये बराबर 1 US डॉलर है ना, USD, यही तो है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम US मतलब USA के साथ जो ट्रेड कर रहे हैं उसमें हम 1 रुपये 90 रुपये देंगे तब हमको $1 US का मिलेगा, ठीक। तो ये इसको कहते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट की। ये किसी भी मुद्रा मतलब US के साथ ही नहीं, मान लो कि ब्रिटेन के पाउंड के साथ भी कर सकते हैं हम कि ब्रिटेन का जो पाउंड है मान लो 100 रुपये, ठीक। 100 रुपये बराबर 1 पाउंड, ये 100 रुपये मान लो 1 पाउंड। ये इसको ऐसे कर लो, इसका चिन्ह ऐसे बनता है ना, इस तरह से कर लो। तो ये होता है। तो ये क्या है कि ये हम किसी देश के साथ जब सिंगल मुद्रा का जो एक्सचेंज करते हैं उसको हम बोलते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट। इफेक्टिव क्या होता है, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि जो हमारी मुद्रा है, मान लो कि हम भारत US के साथ कितने % ट्रेड करते हैं, तो इसका वेटेज देखो, मान लो हम US के साथ 65% ट्रेड करते हैं, ठीक। और ब्रिटेन के साथ कितना करते हैं, मान लो 35% ट्रेड करते हैं, ठीक। और आपने हम एक सिंपल देखो कि मान लो कि 90 रुपये बराबर 1 US डॉलर होता है USD, और ये पाउंड कितना है कि 100 रुपये, अभी हमने देखा ना भाई 100 रुपये बराबर ये रुपये है, 100 रुपये बराबर 1 पाउंड, यही है, ठीक। अब वेटेज ये है, तो इसका एक सूत्र होता है, एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले से निकालोगे तो आपको इफेक्टिव बोला ना, ई से इफेक्टिव होता है, तो इफेक्टिव हमको पता चल जाएगा। तो इसमें कई मुद्राएं होते हैं, हमने तो केवल 2 मुद्रा को लिया कि मान लो कि US डॉलर को ले लिया और ले लिया पाउंड को ले लिया, ब्रिटेन के पाउंड को ले लिया, ठीक है, 2 मुद्राओं को ले लिया। इसमें और भी येन, चाइना की रेनवन भी आ जाएगी, जापान का येन आ जाएगा। इससे जहां जहां व्यापार करते हैं उसका वेटेज लेते हैं और प्लस इसको देखते हैं कि हमारी भारतीय मुद्रा में उसकी स्थिति क्या है। तो हम वेटेज क्या करेंगे कि मान लो US डॉलर जो है हमारा नीर निकालने के लिए, ये थोड़ा सा मैं इसलिए आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दे रहा हूँ कि ये चीज़ें पूछी जाती हैं। इस समय काफ़ी चल भी रहा है कि हमारे रुपए का मूल्य जो है घट रहा है, तो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो हम इसको सिंपल से बता देते हैं, जैसे कि मान लो कि 65% आपका क्या है वेटेज है, इनटू किससे, US डॉलर का सूत्र होता है। तो US डॉलर का वेटेज हमने लिखा 90 रुपये, ठीक, प्लस
हमने दो मुद्रा को लिया केवल, यूएस डॉलर को लिया है और पाउंड को लिया। तो पाउंड क्या है, हम कितना व्यापार करते हैं, वेटेज कितना है। यहाँ पर सिंपल पहले देख लेते हैं कि पहले जो है हमें उस डॉलर का, ये डॉलर है, जितने डॉलर में हम लोग एक्सचेंज करते हैं, नॉमिनल एक्सचेंज रेट करते हैं, इनटू उसका वेटेज कितना है, वेटेज रखना है ठीक। प्लस हम ब्रिटेन के साथ जितना करते हैं तो ब्रिटेन के पाउंड के बराबर जो रुपए होगा हमारा, इसको रखेंगे। और प्लस उसके साथ साथ यहाँ पर पाउंड रख लेते हैं जो हम रुपए के मूल्य के हिसाब से बराबर करते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर हमने लिख लिया ब्रिटेन के पाउंड को इनटू उसका वेटेज कितना है, मतलब हम कितने परसेंट वहाँ से व्यापार करते हैं। सिंपल यही निकालेंगे। तो यूएस का कितना है हम लोग 90 रुपये के हिसाब से, तो यहाँ पर हमने 90 लिखा, इनटू वेटेज कितना है हम लोगों का यूएस का 65% है, 65। अब परसेंटेज है तो हमने इसको नीचे कर दिया, 100 को नीचे कर दिया। प्लस ब्रिटेन में कितना है हम कर रहे हैं 100 रुपये के हिसाब से, तो 100 रुपये मैंने एग्जाम्पल में रखा है, इसको एग्जैक्ट मत समझ लेना। इनटू वेटेज कितना है उसका 35% है ठीक, इसको भी नीचे रख लो। तो ये 100 से ये 100 कट गया ठीक, और ये आपका 10 से 10 कटा, और फिर इसको 2 से काटोगे तो कितना आएगा, 5 से काटो, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, वही तो हुआ। फिर इसको इंटू करोगे तो ये आपका टोटल जो है आप निकाल के आओगे, तो जो भी अमाउंट निकलेगा आप, क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा आप लोग कर लेना, तो उससे क्या होगा जो भी अमाउंट आ गया ये आपका नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आएगा। तो समझ में आ गया ना आपको इसी चीज़। अब क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा आपको इतना जानने की मैंने इसलिए बता दी क्योंकि ये निकलता कैसे है, बाकी आपको इसमें क्या है कि ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। नॉमिनल एक्सचेंज रेट का मतलब ये होता है कि आप जब नॉमिनल एक्सचेंज रेट, इसका मतलब आप एक मुद्रा के साथ एक्सचेंज कर रहे हो, और जब आप नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कर देते हो, नीर कर देते हो, तो इसका मतलब कई मुद्राओं के साथ, मान लो कि एक बास्केट है इसमें कई मुद्रा पड़ी है, उसमें हम लोग रुपए के मूल्य को अपने देखते हैं तुलना करके ठीक है। तो जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको थोड़ा समझ में आ जाएगा, जिन लोगों ने पहली बार पढ़ा होगा उनको हो सकता है कि थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। इसी तरह से हम RER रियल एक्सचेंज रेट निकालते हैं ठीक है, और इसी तरह से रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट भी निकालते हैं रीर। तो रियल में क्या होता है, इसमें महंगाई जुड़ जाती है, बस इतना ही होता है कि इसमें महंगाई के हिसाब से हम जोड़ लेते हैं कि महंगाई, भाई जो मुद्रा निकाली उसमें महंगाई भी तो जोड़ते हैं कि मुद्रा महंगाई कितनी उस देश में, तो उस आधार पर भी निकालते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत है, मैंने थोड़ा सा डिटेल में जाकर आपको समझाने की कोशिश करी, लेकिन उतना अंदर जाने की आपको जरूरत है क्योंकि हम लोग यहाँ पर केवल क्वेश्चनों को देख रहे हैं। तो यूपीएससी ने ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछा, फिर इसी तरह से वो क्या करें, वास्तविक प्रभावी विनिमय दर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में वृद्धि, मतलब रीर में अगर वृद्धि हो जाती है तो व्यापार प्रतिस्पर्धात्मक में सुधार होता है। व्यापार से इसका क्या लेना देना अभी, क्योंकि वो घुमा रहा है, आपको केवल बास्केट से मतलब है, और उसमें महंगाई जब बढ़ती है तब उसको रीर बोल देते हैं, और महंगाई जब हम नहीं जोड़ते नॉमिनल को देख लेते हैं तो उसमें महंगाई नहीं होती तो उसको हम नीर बोल देते हैं। इतना तो मैंने गहराई में समझा दिया। फिर देखा अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ने की प्रवृत्ति, नीर और रीर के बीच में वर्धमान, नीर और रीर। अब मान लो नीर में कोई इफेक्टिव एक्सचेंज रेट नीर की जो नीर में जो आई मान लो 10 रुपये और रीर में आई मान लो 12 रुपये, क्योंकि ये महंगाई 2 रुपये बढ़ गई, तो उसी में वर्धमान मतलब बढ़ना को अपसरण उत्पन्न कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो आपको ये क्वेश्चन तो सही हो जाएगा, वो हम नहीं समझा रहे, लेकिन हम आपको नीर और रीर अच्छे से समझा दिए, और इसके बारे में अलग से भी एक वीडियो ला करके मैं अच्छे से समझा दूंगा। आगे हम चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग सरकारी ऋण ग्रहण के लिए लिया जाता है ठीक, घरेलू वित्तीय बचत। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है क्योंकि हम यहाँ पर अंदर जा रहे हैं, लेकिन अंदर नहीं जाना है, केवल आपको चीज़ों को समझना है। फिर नीलामी में बाजार संबंधित दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियां। अब ये देखो डेटेड प्रतिभूतियां कौन होती है, दिनांकित प्रतिभूतियां क्या होती हैं, आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होती है। अब आंतरिक ऋण क्या होता है, बाह्य ऋण क्या होता है, ये मैंने डिटेल एनालिसिस में अच्छे से बताया, आप लोग चाहो तो उसको देख सकते हो। यही छोटी छोटी चीज़ें आपको यहीं पर देखनी है, जब आप देख लोगे तब आपके क्वेश्चन होने लगेंगे। अब हमको ये कूट में नहीं जाना है, अभी हमको चीज़ों को समझना है कि पहले भारतीय अर्थव्यवस्था के कथनों पर विचार करो। अब आपको देखना है घरेलू वित्तीय बचत क्या होती है ठीक, फिर सरकारी ऋण ग्रहण क्या होते हैं, तो इसके बाद नीलामी में बाजार संबंधी दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियां, ऋण, आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होती है, आंतरिक ऋण क्या होता है, तो यही चीज़ें तो पढ़नी है। तो दो चीज़ें आपने पढ़ी अच्छे से, तो आपको आप फाइनेंशियल मार्केट अच्छे से पढ़ना है, कुल मिला के फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार, ये जाकर पढ़ो, क्योंकि आपको मैंने बैंकिंग वगैरह, मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन, मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह के लिए पहले ही बता रखा था कि आपको पढ़नी है, लेकिन आज हम फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बोलेंगे आपसे कि पढ़ने के लिए कि आप इसको जाकर के पढ़िए ठीक। मनी मार्केट आपको पहले भी बता रखे हैं कि मनी मार्केट आप पहले पढ़ चुके होंगे, और आगे भी बीच बीच में पढ़ते रहना, मैं आपको गाइड करता रहूँगा 2025 तक के जब भी प्रश्न कराएंगे हम। फिर आगे चलते हैं। भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की ई वाणिज्य कंपनियां। अब आपको देखना है कि ई वाणिज्य कंपनियां कौन होती हैं जो भारत में काम कर रही है, कहाँ की, विदेशी स्वामित्व की, मतलब उनका जो मालिकाना हक है वो विदेशियों के पास है। ऐसे रोक रोक करके छोटे छोटे शब्दों को पढ़ना है ठीक। इसके साथ साथ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, अपने प्लेटफॉर्मों को बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल का विक्रय भी कर सकते हैं। अब आपको ये सिंपल कथन है, ई वाणिज्यिक फर्में जो होती हैं जो भारत में काम कर रही हैं लेकिन उनका मालिकाना हक कहाँ है, विदेशों में है, फिर वे अपने प्लेटफॉर्मों पर किस अंश या किस शेयर तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं, यह सीमित है।
ये अब ये भी क्या सही है कि गलत है? अब आप ये देखो कि अब आपको ई वाणिज्य कंपनी के बारे में देखना है, फिर उनको देखना है कि जो हमारे यहाँ भारत में जो काम कर रही कंपनियां हैं, जो विदेशी उनका मालिकाना हक कहाँ है, विदेश में है, तो वो अपने शेयर कितने परसेंटेज तक जारी करती हैं, ये भी देखना है। ठीक, इन चीज़ों को जब आप अच्छे से पढ़ लोगे फिर आपको ये क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। आगे हम चलते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र रियल सेक्टर का एक निर्माण करते हैं? किसानों को अपनी फसलें काटना। रियल सेक्टर क्या होता है पहले तो ये देखो, वास्तविक क्षेत्र का निर्माण करते हैं। इनको देखो जाकर के कि ये है क्या, रियल सेक्टर है क्या। फिर किसानों को अपनी फसल काटना, कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना, रियल सेक्टर की बात कर रहा हूँ। किसी वाणिज्यिक बैंक या किसी व्यापारी कंपनी को धनराशि उधार देना, किसी कॉर्पोरेट निकाय का विदेशी में रुपया अंकित मूल्य के बॉन्ड जारी करना। अब इनमें से रियल सेक्टर का क्या लेना देना है, आप देखो इसको हम बताएंगे आगे कि रियल सेक्टर क्या होता है, बाकी आप अपने स्तर से पहले पढ़ो। आगे चलते हैं हम। किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय मतलब खर्च के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है। आप नई टेक्नोलॉजी अगर प्राप्त कर रहे हैं तो वो क्या पूंजीगत व्यय है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपेक्स है जिसको बोलते हैं। अब आपको ये चीज़ देखनी है। फिर क्या कह रहे हैं, ऋण वित्तीयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है। ऋण वित्तीयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है, जबकि इक्विटी वित्तीयन को राजस्व व्यय माना जाता है। अब ये कथन सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, आपको ये भी देखना है। परेशान बिल्कुल नहीं होना, नहीं आ रहा है घबराना नहीं है, सीखना है। जब भी पढ़ो तो घड़ी जो है देख करके मत पढ़ो। जैसे मान लो घड़ी में 12 बज रहे हैं, आपने 12 बजे पढ़ना बैठा तो आप 12 बजे ये ना देखो फिर 12:20 हुआ तब फिर घड़ी देख रहे हो कि मुझे ये सब्जेक्ट टाइम पे खत्म करना है। लेकिन आप चीज़ों को जब समझ रहे हो तो आप घड़ी को थोड़ी देर के लिए रख दो, क्योंकि समय जो है हमें बार बार अपने मार्ग से भटकाता है। जो हम पढ़ रहे होते हैं चीज़ों को पेशेंस के साथ समझ रहे होते हैं, जैसे हम टाइम देखते हैं तो हमारा पेशेंस वहीं पर रुक जाता है। फिर हम क्या करते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग चलने लगते हैं, और टाइम का हमने जल्दी जल्दी कोई चीज़ सीखने की कोशिश करी तो वहीं पर फेल हो जाएगा। यूपीएससी ऐसे से भले कम पढ़ो, यूपीएससी ऐसे कथन रखता है कि आप उसको अगर जल्दी से पढ़े होगे तो दोबारा वो चीज़ समझी में नहीं आएगी और समय फिर दोबारा पढ़ने में जाएगा। इससे अच्छा एक ही बार में पढ़ लो, थोड़ा समय ज़्यादा चला जाए। तो घबराना नहीं है, चीज़ों को पढ़ना है आराम आराम से। जो पहली बार पढ़ रहे हैं बिल्कुल धैर्य से पढ़ें, अगली बार वो इसकी जो रीडिंग है थोड़ी सी फास्ट कर सकते हैं। तो आप इसको जो है थोड़ा सा देखो। ये टेक्नोलॉजी, ये टर्मिनोलॉजी जो होती है ये बजट से संबंधित है। इनको जैसे पूंजीगत व्यय है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये जो शब्दावली है ये बजट में आपको अच्छे से बताई जाती है। जब आप इनको पढ़ लोगे बजट में तो ये क्वेश्चन भी आपके आराम से होने लगेंगे। इसलिए कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ो तो वो दूसरे क्वेश्चन कैसा भी आएगा, उस कॉन्सेप्ट को अगर आपने पढ़ लिया तो क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक, आगे चलते हैं प्रश्नों पर। भारत के संदर्भ में हाल ही में जनसंचार माध्यमों में अक्सर चर्चित अप्रत्यक्ष अंतरण, अब इंग्लिश में भी देखा करो, अप्रत्यक्ष अंतरण, इनडायरेक्ट अंतरण को क्या कहते हैं? को निम्नलिखित में कौन सी एक स्थिति सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करती है? अब इनमें से कोई ऑप्शन पढ़ोगे आपको उसका आंसर समझ में आ जाएगा। कोई भारतीय कंपनी जिसे किसी विदेशी उद्यम में निवेश किया हो और अपने निवेश पर मिलने वाले लाभ पर उस बाहरी देश को कर अदा करती है। कोई विदेशी कंपनी जिसने भारत में निवेश किया हो और अपने निवेश से मिलने वाले लाभ पर अपने आधारभूत देश को कर अदा करती हो। कोई भारतीय कंपनी जो किसी बाहरी देश में मूर्त, अब इसी में मूर्त अमूर्त को भी देख लेना कि मूर्त संपत्ति क्या होती है, चल अचल संपत्ति जो बोलते हैं ना, तो मूर्त संपत्ति खरीदती है और उनका मूल्य बढ़ने पर उन्हें बेच देती है तथा प्राप्ति को भारत में अंतरित कर देती है। कोई विदेशी कंपनी शेयर अंतरित का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर, अंतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थिति पर संपत्तियों से अपना वस्तुगत मूल्य व्युत्पन्न करते हैं। अब इनके बारे में आप देखो कि क्या सही है, लेकिन आपको सबसे पहले देखना है कि अप्रत्यक्ष अंतरण क्या होता है। जब आप इसको देख लोगे तो इनमें कोई भी ऑप्शन कैसे भी घुमा फिरा के दे आप उस आंसर तक पहुंच जाओगे। इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है, समझ समझ के पढ़ना है, टाइम को नहीं देखना है। ठीक, आराम से बिल्कुल पढ़ना है, धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा और एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है, इसका मतलब क्या है, इन्फ्लेशन जो है बहुत ज़्यादा है, तो भारतीय रिजर्व बैंक संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। अब आपको ये देखना है कि ये सवाल हम कैसे करेंगे कि जब भी महंगाई ज़्यादा हो, तो महंगाई का मतलब क्या है कि लिक्विडिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तरलता क्या है, ज़्यादा है मार्केट में। और तरलता को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, सरकार जो है बॉन्ड जारी करेगी। बॉन्ड जारी करेगी तो ये पैसा वापस मार्केट में चला जाएगा। जब पैसा कम हो जाएगा मार्केट में तो महंगाई को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सकता है। तो आप ये प्रश्न को करना कि खरीदती है कि बेचती है। अगर खरीदेगी, मान लो बॉन्ड हमारे पास, हम बॉन्ड अगर देंगे तो मार्केट में और पैसा आ जाएगा, तो वो तो विपरीत स्थिति होगी। लेकिन आप इसको अच्छे से देखना, यदि भारत रुपए का तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा है तो मूल्य ह्रास, अभी देखो यही कॉन्सेप्ट चल रहा है, 90, आप देख रहे हो 90-91 तक पहुंचा जा रहा है हमारा रुपए। और यूपीएससी यूएस डॉलर के मुकाबले $1 बराबर कितने, 91 रुपये या 90 रुपये के आसपास है। ठीक, अब यही कॉन्सेप्ट आपसे यूपीएससी तुरंत घुमा के घूम फिर के पूछ लेगा। तो अब आपको ये देखना है कि मूल्य ह्रास क्या होता है और अवमूल्यन क्या होता है। दो आपको शब्दावली पढ़नी है, मूल्य ह्रास और अवमूल्यन।
इंग्लिश में डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन। इसको देख लेना, क्योंकि मैं इंग्लिश में फिर लिखूंगा, टाइम होता है, तो आप लोग डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन इंग्लिश में जरूर देगा, क्योंकि हिंदी में कई बार यूपीएससी क्या करता है, डिवैल्यूएशन को भी अवमूल्यन कर देगा और डेप्रिसिएशन को भी अवमूल्यन कर देगा। इंग्लिश में पढ़ लोगे तो आप तुरंत इंग्लिश देखोगे, समझ में आ जाएगा। तो यदि रुपए का तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा है तो आरबीआई में डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। आपको लग रहा है कि ये चीज़ सही हो सकती है? हमें समझाऊंगा नहीं, मन तो बहुत करता समझाऊं, लेकिन ऐसी चीज़ों को बाद में हम उसमें समझेंगे, किसमें, डिटेल एनालिसिस में। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, यहाँ पर आपको केवल प्रश्नों के माध्यम से चीज़ों को बताना है कि कैसे कैसे यूपीएससी प्रश्न पूछता है। यदि यूएसए का या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती हैं, मतलब ब्याज दर वहाँ पर क्या होगी, गिर गई, तो इससे संभावित रूप से आरबीआई की डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती है। अब ऐसे कैसे, ये डायरेक्ट कैसे सही हो सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई सारी जो बड़े बड़े उद्योगपति या बड़े बड़े बाहर बैठे हुए कैपिटलिस्ट हैं, वो क्या करते हैं कि अपने पैसे को ऐसे घुमा घुमा के लाभ कमाते हैं और अपना खर्चा बैठे बैठे चलाते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे यूएस जो है अपने रेट को, यूएस जो फेडरल बैंक है वो अपने रेट को गिरा दिया, अपने इंटरेस्ट रेट को गिरा दिया। तो वो क्या करते हैं कि हमारे यहाँ से अर्थव्यवस्था, अब वहाँ से पैसा उठा करके ये देखते हैं कहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ रहा है तो वो आकर के भारत में निवेश कर देते हैं। लेकिन वो इसके साथ ये भी देखते हैं कि अर्थव्यवस्था मजबूत है कि नहीं, ये भी देखते हैं कि कहीं ऐसा ना कि हमारा पैसा फंस जाए। तो उनका रीजन है, खैर हम यहाँ पर ये चीज़ें नहीं समझेंगे। आपको ये चीज़ क्या पढ़ना है, यहाँ पर सरकारी प्रतिभूतियाँ क्या होती हैं, भारतीय रिजर्व बैंक इनको कैसे कंट्रोल करता है, मुद्रास्फीति क्या होती है, मुद्रास्फीति पहले भी हमने, क्योंकि चीज़ों को बार बार पढ़ोगे तो ही चीज़ें आएंगी। रुपए का तेजी से मूल्य ह्रास क्या होता है, अवमूल्यन क्या होता है, मतलब डेप्रिसिएशन क्या होता है, और डिवैल्यूएशन क्या होता है। फिर आरबीआई बाजारों में डॉलरों को संभावित रूप से विक्रय करता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, और क्रय करता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। फिर यदि यूएसए या यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन में ब्याज दरें गिरती हैं तो इससे संभावित रूप से क्या परिणाम होंगे भारत में, ये भी देखना है आपको। फिर आगे हम चलते हैं, चीज़ों को धीरे धीरे करके बिल्कुल पढ़ना है, घबराना नहीं है। यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति, इसका मतलब सख्त मुद्रा नीति का मतलब क्या हुआ, पहले तो ये पढ़ना है, चीज़ों को यहीं पर समझना है। ये तो पेपर टाइम हमको सीधे एक लाइन में ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए, लेकिन हम जब सीख रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लेकर के सीखेंगे। यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति, इसका मतलब क्या है कि उसने ब्याज रेट बढ़ा दिया है, इंटरेस्ट रेट क्या है उन्होंने बढ़ा दिया। और जब सख्त के बजाय इसका उल्टा लिख दे तो इसका मतलब इंटरेस्ट रेट घटा दिया है। इसको हम लोग हॉकिश बोल देते हैं, और जब इंटरेस्ट रेट नीचे गिराता है उसको हम डॉविश बोल देते हैं, और डॉविश को हम विस्तारवादी मौद्रिक नीति भी बोलते हैं। इस तरह से रिवीजन करने के संदर्भ में ऐसे किया करो, ठीक। तो यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर ले जा सकती है। अब ये सही है कि नहीं सही है, आपको वही पीछे वाला प्रश्न है, घुमा करके आया। आप देखो, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो 2-3 प्रश्न ऐसे ही आ जाते हैं सब्जेक्टों में। यही तो बोल रहा है, ऊपर भी तो घुमा फिरा के बोल रहा है कि यदि रुपए का तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा तो आरबीआई, यहाँ पर पहले वाला पढ़ो, मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। इसके पहले वाला शायद प्रश्न था। वही पर था शायद, एक ही वही प्रश्न था। हाँ, ये ब्याज दरें गिरती होती हैं तो इससे संभावित रूप से आरबीआई की डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती है। अब यही चीज़ तो घुमा करके बोला, अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर तो ये भी प्रश्न आपका हो जाएगा। तो यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मौद्रिक नीति पूंजी प्लान के लिए हो जाती है, मतलब कि जो यूएस फेडरल बैंक है वही अभी यूरोपियन यूनियन के साथ जोड़ दिया था। वो क्या हुआ, फेडरल बैंक ने क्या कर दिया, इंटरेस्ट बढ़ा दिया। जब ब्याज दर बढ़ जाएगा तो लोग क्या करेंगे, बाहर के देशों में, जैसे मान लो भारत है या अन्य देश है जहाँ ब्याज दर कम है, तो वहाँ से पैसा उठा करके यूएस फेडरल में डाल देती है। अब वही अगर उल्टा हो गया, फेडरल बैंक ने अपनी नीतियों, अपने इंटरेस्ट रेट घटा दिए, तो वहाँ से उठकर किसी और देश में चला जाता पैसा। तो इसीलिए ये चीज़ें भी होती हैं। तो ये पूंजी प्लान होता है कि नहीं, तो उसने किसी देश के संदर्भ में नहीं पूछा, लेकिन पूंजी प्लान की ओर ले जाता है ये पूछ रहा है। तो आपको इसके बारे में सोचना विचारना चाहिए। ये पूंजी प्लान वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग वाली फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकता है। घरेलू मुद्रा का मूल्यन ईसीबी संबंध मुद्रा जोखिम को घटाता था। घरेलू मुद्दों का अवमूल्यन, देखो आगे अवमूल्यन, एक मूल्य ह्रास होता है, दोनों में आपको पढ़ना है। मूल्य ह्रास ये आपको अच्छे से पढ़ना है, समझ में आया। डेप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास को बोलते हैं डेप्रिसिएशन, और अवमूल्यन को होता है डिवैल्यूएशन। अवमूल्यन जानबूझकर किया जाता है, और डेप्रिसिएशन ये मूल्य ह्रास अपने आप मार्केट संदर्भ में होता है। तो इसके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ये चीज़ें पढ़ लोगे तो क्वेश्चन दोस्तों आराम से होने लगेंगे, घबराना नहीं है। घबरा कर पढ़ोगे तो फिर फेल हो जाओगे आप। अब देखो, कन्वर्टिबल बॉन्ड के बारे में पूछ लिया, परिवर्तनीय बॉन्ड क्या होते हैं। पहले तो आपको कन्वर्टिबल बॉन्ड पढ़ने हैं, बॉन्ड क्या होते हैं इसके बारे में सर्च करो, पढ़ो, जहाँ बुक में लिखा हो बुक में पढ़ो। मैंने आपको बार बार बताया कि आप जब भी पढ़ो तो मेरे कोई भी सीरीज देखो तो बुक अपने साथ रखो, प्लस इसके साथ साथ पीवाईक्यू की बुक अगर आपके पास है तो देखो, नहीं तो मेरा ही पीवाईक्यू देखते रहो। इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर में बस फोकस रहना है, बुक अच्छे से पढ़ लिया आपका आराम से हो जाएगा।
फिर इसके बाद चूंकि बॉन्ड को इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प है, परिवर्तनीय बॉन्ड अपेक्षाकृत कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं। अब आप इसको देखना, विचार करना कि क्या, अब ऐसे कॉमन सेंस भी लगाए जाते हैं। जब कन्वर्टेबल बॉन्ड होते हैं तो उसमें सुविधा दी जा रही है कि आप बॉन्ड को कन्वर्ट कर सकते हो किसी और रुपए में या किसी और बॉन्ड में या किसी और चीज में। मैं कॉमन सेंस बता रहा हूँ, ठीक। जब आप इसको किसी और चीज में कन्वर्ट कर सकते हो तो आपको ब्याज दर कम मिले, क्योंकि आपको सुविधा भी तो दे रही है सरकार, मतलब अर्थव्यवस्था में बैंक। तो ये चीजें आपको देखनी है। इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प बॉन्ड धारक को बढ़ी हुई उपभोक्ता कीमतों से संलग्न बॉन्ड इंडेक्सेशन, वही मैंने कहा, जो उपभोक्ता कीमतों से संलग्न बॉन्ड की मात्रा प्रदान करता है। ये भी पीछे हम लोग पढ़ के आए ना, यही चीज घुमा करके पूछ रहा है। तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो 4-5-10 सवाल तो आपके ऐसे ही क्लियर होते चले जाएंगे। फिर नॉन फंजिबल टोकन, ये आप करंट अफेयर में पढ़ते हैं। नॉन फंजिबल टोकन काफी चर्चा में उस समय था, ठीक है। इसके बारे में आप सर्च करके पढ़ना। मैं इसके बारे में अगर बताऊंगा तो हो सकता है कि 10-5 मिनट ज़्यादा लग जाए आपको बताने में, क्योंकि जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो अपने किसी एक चीज़ को जो है यहाँ पर टोकन के हिसाब से तय कर देते हैं और फिर उसकी कीमत लेते हैं, तो वो टोकन चलता है, उसमें कॉपीराइट भी होता है। तो ये क्या था? वे भौतिक परिसंपत्तियां कि अंकीय रूप पर डिजिटल प्रेजेंटेशन को सुकर बनाते हैं। वे अनन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स जो किसी ब्लॉकचेन में विद्यमान होते हैं, ब्लॉकचेन से भी जोड़ा गया था इसको, तो उनका तुल्यता पर व्यापार पर विनिमय किया जा सकता है और इसलिए उनका वाणिज्यिक लेन देन के माध्यम से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इनमें से क्या सही है, इसके बारे में आप थोड़ा सा सर्च कर लें। दोबारा नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपके बारे में एक जानकारी हो कि अगर इससे मिलता जुलता कुछ सवाल ऐसा आया तो आप वहां पर कॉमन सेंस को अप्लाई कर सको। इसलिए ये चीजें पढ़ी जाती हैं कि आप कॉमन सेंस को इग्नोर ना कर सकें। फिर हम पढ़ते हैं इसके बारे में। अब देखो, भारत में कोयला नियंत्रक संगठन की क्या भूमिका। अब आपको पता है कई सालों से ईंधन के मामले में कोयला बड़ा चर्चा में रहता है। 2-3 साल पहले आपने देखा होगा कि कोयला जो है मार्केट बड़ा मतलब चर्चा चल रही थी कि कोयला खत्म होने वाला है, और वायरल हो रहा था कि एक तसला है, वो बस इतना ही तसला कोयला बचा हुआ है। काफ़ी लोग इसमें मजाक कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो ये चीज़ें काफ़ी चर्चा में जब चलती है तो यूपीएससी ऐसे प्रश्न बना देता है कि आप केवल रील ही देख रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट को भी पढ़ते हैं। तो ये कोयला नियंत्रक संगठन क्या है, इसके बारे में जरूर पढ़ लो, क्योंकि दोबारा भी घूम फिर के प्रश्न बना सकता है। क्योंकि आप देख रहे हो ईंधन के मामले में यूपीएससी हर साल प्रश्न पूछता है, तो ऐसे घुमा करके इकोनॉमी में पूछना होगा तो यहाँ पूछ लेगा, और फिर कुछ और कथन रख करके और कुछ भी पूछ सकता है। अब इसको अन्य सब्जेक्टों से भी लिंक करके पढ़ो कि साइंस टेक में कोयला का क्या रोल है, कि मतलब इससे निकलने वाली जो गैसेज हैं, कोयला दहन जब होता है तो इससे निकलने वाली गैसेज कौन कौन सी गैसेज निकलती हैं, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस में क्या इफेक्ट डालती हैं। इसके बारे में सीसीओ कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी का एक प्रमुख स्रोत है। यह बद्ध कोयला लिग्नाइट खंड के रूप के विकास की प्रगति का मॉनिटरिंग करता है। अब आपको कोयला के प्रकार भी देखना कि अपने यहाँ किन किस प्रकार के 4 प्रकार के कोयला मिलते हैं, तो इनके बारे में पढ़ना है। और सबसे अच्छी क्वालिटी कोयला कौन है, फिर भी हम बाहर से क्यों आयात करते हैं इतना कोयला होने के बावजूद भी, तो ये भी देखना है आपको। ये कोयला युक्त क्षेत्रों के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुश्रवण करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां विहित समय में अंतिम उपभोक्ता को कोयला वितरण करें। यह भी आपको अच्छे से देखना है, समझ गए। कुल मिला के कोयला नियंत्रक संगठन के बारे में देखना है और कोयला को भी देख लेना है, ईंधन में इसका क्या रोल है, ये साइंस टेक के संदर्भ में पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। बैंक बोर्ड ब्यूरो बीबीबी, इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है। मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका नाम क्या है। आरबीआई का गवर्नर बीबी का चेयरमैन होता है। अब आपको पता है कि जो बीबीबी होता है वो बैंकों के अध्यक्षों को चयन करता है, चेयरमैन का। अब उसका अध्यक्ष कौन होता है, बैंक का गवर्नर, आरबीआई का गवर्नर होता है या किसी बैंक का गवर्नर होता है या कैसा होता है, ये आपको अच्छे से पता है। फिर इसके बाद बीबीबी सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के अध्यक्षों के चयन के लिए संस्तुति करता है, आपको पता होना चाहिए। बीबीबी सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के कार्य नीतियों और पूंजी वर्धन, पूंजी में वर्धन का मतलब बढ़ोतरी, वर्धन योजनाओं को विकसित करने में मदद करता है। आपको इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। जब ऐसे पता होगा, एक कथन भी पता होगा, तो आप लगभग आंसर तक पहुंचने की कोशिश कर लोगे। फिर एशियाई अवसंरचना बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक। इसके साथ प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम और संघाई सहयोग संगठन। अब इसके बारे में यूपीएससी ने सिंपल पूछ ले, ऊपर में से किसका या किनका सदस्य है। अब हम लोग ऐसे प्रश्नों को किस में रख रहे हैं, आईआर में रख देते हैं, लेकिन यहाँ पर यूपीएससी ने, यहाँ पर हमने इसको इकोनॉमी में रख के समझा दिया। तो क्वेश्चन जहाँ भी समझाएंगे वहाँ तो हम समझाएंगे उस संदर्भ में, इकोनॉमिक संदर्भ में इसको। इसके साथ साथ डिटेल एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, डिटेल एनालिसिस में हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम समझाएंगे। इसके साथ साथ उस सब्जेक्ट में आईआर में रख करके भी इसको बताएंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से यूपीएससी कैसे प्रश्न पूछता है, ठीक। अब इसमें इनमें से देखो कि किसका किसका सदस्य है, समझ गए। अब इनमें देख लेना आप जा करके, मैं बताऊंगा नहीं। संघाई सहयोग संगठन तो आपको अच्छे से पता ही होगा। एमटीसीआर के बारे में पता ही है कि जो हमारा भारत है उसका सदस्य बन चुका है, 35वां सदस्य बना है। ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पता होंगी। फिर एशियन अवसंरचना निवेश बैंक, इसके बारे में भी आपको अच्छे से पता होगा, लेकिन हम यहाँ आंसर इसलिए नहीं बताते क्योंकि आपका फिर जो कॉन्सेप्ट है और फिर आपकी जो कॉमन सेंस टेक्निक है वो काम नहीं करेगी। तो आप इसको रोक रोक करके अपने स्वयं से प्रश्न हल करते रहिए, मैं बार बार आपको बताऊंगा नहीं। फिर आप देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकता है। मुद्रास्फीति से देखिए कितने सवाल आ रहे हैं। महंगाई का बहुत बड़ा रोल है और यूपीएससी बार बार पूछता है।
स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी, कौन उत्तरदायी है? आरबीआई उत्तरदायी है कि वित्तीय स्थिरता विकास परिषद उत्तरदायी है कि व्यय प्रबंधन आयोग उत्तरदायी है कि उपभोक्ता मामले का विभाग? तो आपको पता है कि मुद्रास्फीति कौन कंट्रोल करता है, कौन नियंत्रित करता है? मौद्रिक नीति के हिस्से में आता है कि राजकोषीय नीति? ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर बताएंगे नहीं कि किस नीति के अंतर्गत है, मौद्रिक नीति है कि राजकोषीय? आपको बताना कमेंट करके कि मौद्रिक नीति में आता है कि राजकोषीय नीति में आता है। फिर देखो, कथनों पर विचार कीजिए। हाल के वर्षों में वियतनाम विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। वियतनाम का नेतृत्व बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली के द्वारा होता है। वियतनाम का आर्थिक विकास विश्वव्यापी पूर्ति श्रृंखलाओं सप्लाई चेन के साथ इसके एकीकरण और निर्यात पर मुख्य ध्यान होने से जुड़ा है। लंबे समय से वियतनाम की निम्न श्रम लागतों और स्थिर विनिमय दरों ने वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित किया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र का सर्वाधिक उत्पादक ई सेवा सेक्टर वियतनाम। अब इनमें से आप अगर ठीक से थोड़ा बहुत जानते होगे, एक क्वेश्चन को भी एलिमिनेट कर लोगे, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। तो चुपचाप इसको पढ़ो अच्छे से, इनके बारे में देखो, क्योंकि यूपीएससी मिक्स करता है। अब यहाँ देखो, वियतनाम का नेतृत्व बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली के द्वारा किया जाता है। अब इकोनॉमी का है, क्योंकि पेपर में तो ऐसा तो है नहीं कि इकोनॉमी के खंड इसमें पढ़ा है तो आप इकोनॉमी में ही इसको रख सकते हो, लेकिन ये कॉमन सेंस से ही सही हो जाते हैं, क्योंकि आप जब न्यूज़ देख रहे होते हो तो वहाँ पर थोड़ी बहुत उनके बारे में भी जाना करो। कुछ देश में जैसे वेनेजुएला चल रहा है, अब वेनेजुएला को लेकर के आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं क्या, कुछ ऐसे पर्वत पठार नदियाँ हैं क्या, या उनके बारे में कुछ ऐसा है क्या जो अलग से पूछ सकता है। जैसे आपको वेनेजुएला की वहाँ की आर्थिक दशा के बारे में पता होना चाहिए कि वहाँ पर कौन कौन से संसाधन मिलते हैं, खनिज संसाधन के बारे में पता होना चाहिए, आर्थिक दशा तो पता ही होना चाहिए। तो ऐसे यूपीएससी अलग से कथन रख देगा और आपसे पूछ लेगा। तो वो घुमा फिरा करके कई चीज़ों को एक साथ मिक्स करके पूछना तो वो 200-300 क्वेश्चन बना के पूछना चाहे, लेकिन 200-300 क्वेश्चन बना नहीं सकता। तो वो 100 क्वेश्चन में ऐसा करता है कि आपको कम से कम 500 क्वेश्चन 400 क्वेश्चन के बारे में पता हो, तभी आप जो है 100 क्वेश्चन को हल कर सकते हो। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करो। फिर आगे चलते हैं, चाय बोर्ड। अब यूपीएससी ऐसे बोर्ड भी पूछ लेता है। अभी मखाना बोर्ड आपकी चर्चा में चल रहा है, तो उसके बारे में पढ़ लो कि जब चाय बोर्ड पूछ सकता है तो मखाना बोर्ड भी पूछ लेगा। अब पूछने का स्ट्रक्चर का इसी पता से रख देगा कि चाय बोर्ड सांविधिक निकाय, इसी तरह से चाय बोर्ड की जगह मखाना रख देगा। सिंपल यही स्ट्रक्चर में रख सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चर हमको यहाँ पर दिख गया ना। फिर यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय संलग्न है, तुरंत वहाँ रखो कि मखाना बोर्ड जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में, तुरंत यहाँ पर रख देगा मखाना बोर्ड का प्रधान कार्यालय बिहार में, ऐसा कुछ रख देगा। इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय, इसी तरह से रख देगा कि इसके जो है कार्यालय आपके श्रीलंका और अन्य देशों में रख देगा, ऐसे कुछ रख देगा। तो ऐसे ही प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं, इसमें घबराने की जरूरत नहीं। बस ये है कि चर्चा में कोई चीज़ चल रही है तो आपको तुरंत उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर देखिए, राज्यों पर विचार कीजिए। ऊपर में से कितने आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य हैं? अब चाय के 2 प्रश्न बनाए, एक बोर्ड से पूछ लिया, एक चाय के बारे में पूछ लिया। अब इसको भूगोल में भी रख सकते हो आप, लेकिन हमने इकोनॉमी में यहाँ पर बता दिया। अब चाय उत्पादक राज्य कैसे, वहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में पता होगा तो आप तुरंत बता लोगे। तो आंध्र प्रदेश देखो जाकर के, केरल देखो, हिमाचल प्रदेश देखो, त्रिपुरा देखो। अब इनमें से देखो किसमें चाय उगाई जाती है, तुरंत कॉन्सेप्ट। वहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है ये भी पता होना चाहिए, कि मिट्टी जैसे पूछेगा तो भूगोल का पार्ट हो गया। यहीं पर दोबारा पूछेगा तो हम इसके बारे में भी पता कर लेंगे कि भूगोल के भी प्रश्न करने की स्थिति में हो जाएंगे अगली बार अगर ऐसा कुछ पूछता है घुमा करके। तो फिर इसके बाद निम्नलिखित, भारत में निम्नलिखित में से मैं कौन एक उन फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार नियुक्त हैं औद्योगिक विवादों, समापनों, छटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कौन करता है इनमें? औद्योगिक विवादों, समापनों, छटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है, मतलब सूचनाओं को एक जगह इकट्ठा करता है। कौन करता है? कौन सा कार्यालय करता है, कौन सा विभाग करता है? उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, या श्रम ब्यूरो, और राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली, कौन करता है इनमें से? तो इनके बारे में, चारों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। जब इनके चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से कार्य करता है। अगली बार हो सकता है कि श्रम ब्यूरो के बारे में रख दे। आपको पता है कि इस समय श्रम कानूनों को क्या किया गया है, श्रम कानूनों को, क्योंकि 2019 में तो आपको पता है कि उसका श्रम कानून बनाए गए थे, जिसमें 29 कानूनों को 4 श्रम कानूनों में तब्दील कर दिया गया था। अब उसको क्रियान्वित कर दिया गया, अब 2025 लास्ट में या 2026 फर्स्ट वीक में ऐसा कुछ किया गया, 2000 दिसंबर में किया गया था। तो ये चर्चा में काफ़ी चल रहा है। अभी क्रियान्वित किया गया है, बन तो पहले गया था, पॉलिसी जो है, कानून डिजाइन पहले से कर दिया गया था, लेकिन इंप्लीमेंट उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ था। आप क्या कर दिया, क्रियान्वयन कर दिया। तो यूपीएससी तुरंत उससे पूछ सकता है। पहले भी पूछा था, जब बना था तब भी पूछा था, और क्रियान्वयन किया है तब भी पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को आप तुरंत पढ़िए। फिर इसके बारे में राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना के बारे में पढ़ लो, ये क्या है? उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, ये क्या करता है? DPIIT ऐसे श्रम ब्यूरो और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, NSO के बारे में पढ़ लो यहीं पर। CSO तो आपको दिया ही ना, ये तो CSO हो गया, फिर NSO हो गया, फिर NSSO ये क्या था, फिर CSO, दोनों को ऐड करके NSO बना दिया गया। ऐसा कुछ करोगे तो तुरंत आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी और रिकॉलिंग भी हो जाती है और क्वेश्चन भी उसी तरह से समझ में आने लगते हैं। तो फिर दोस्तों यहीं तक रखते हैं, रिवीजन करते रहिए बार बार, और चीज़ों को घबराना नहीं है, शांति से पढ़ना है, और क्वेश्चन आपके हाथ में हो जाएंगे। परेशान बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो फिर यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।